हाँ, अभी आपको जो पढ़ाया था पिछले टॉपिक पर, तो पिछले टॉपिक पर जो समुद्री चबूतरा क्या होता या आपका जिसको हम ग्वाट कह रहे थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। यहाँ तक जो आपके जो पॉइंट शेष थे, चाहे वो आपका महासागरीय उच्चावाच के अंतर्गत आपका महासागरीय उच्चावाच के अंतर्गत जो 4 टॉपिक हमने आपको बताए थे, उसमें जो पहला पॉइंट बताया था कि निमग्न तट किसे कहते हैं। महासागरीय निमग्न तट क्या होता है, महासागरीय आपका जो ढाल होता है वह क्या होता है, महासागरीय नितल मैदान क्या होता है और महासागरीय गर्त या खाइयाँ क्या होती हैं। और महासागरीय नितल मैदान में 4 आकृतियाँ पाई जाती हैं। एक लंबी चेन की श्रृंखला के रूप में जो पर्वत श्रृंखला होती है उसको कटक कहा जाता। वह दूसरी जो आपको हमने कहा था कि जहाँ ज्वालामुखी की जो संरचनाएं हैं, कई ज्वालामुखी द्वीप आपस में मिल करके एक समुद्री जल के ऊपर निकल के आ जाएं, तो उसको महासागरीय द्वीप कहते थे। जो आपके द्वीप वगैरह हैं, जितने के जितने द्वीप हैं, चाहे अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, कोई भी द्वीप हो, उन द्वीपों की बात की थी। और तीसरे नंबर पर हमने आपको कहा था ग्वाट, कि जो आपका पानी के नीचे जो रहता है वह ज्वालामुखी पर्वत जो पानी के अंदर ही रहता है, वह ऊपर नहीं निकलता, उसको सी माउंट कहा जाता है या माउंट सी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। उसको ही आप क्या कहते थे, उसी को ही हम क्या कह रहे थे, जो आपको महासागरीय पर्वत कह रहे थे, माउंट सी। लेकिन यदि यही माउंट सी क्या होता है, लगातार पानी के आने से अपर्दित हो जाता है उसका ऊपरी भाग, तो नुकीला भाग जब कट जाए तो वह क्या बन जाता है, समतल बन जाता। तो वह समतली भाग क्या कह रहा था, ग्वाट कह रहे थे हम उसको ही क्या कहते हैं, समुद्री चबूतरा। यहाँ तक बात हो गई थी। अब इसी में एक टॉपिक और बच गया है, इसको और ख़त्म कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला जो टॉपिक है सागरीय लवणता। यहाँ से भी एक प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो सर यूपी टेट हो, ध्यान रखना। अब ये पूरा जो पोर्शन है ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आपको हम लेके चल रहे हैं। मतलब भूगोल में जो प्रश्न यूपी टेट और सी टेट में आएंगे वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अधिकतर टॉपिक हमने कवर करा दिए थे, लेकिन कुछ टॉपिक जो पुराना बैच चल रहा था ये उसी के टॉपिक आगे हमने बढ़ाए हैं। इन टॉपिकों को क्लोज करने के बाद हम पुनः एक बार भूगोल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, वो एक अलग वो होगा, ठीक है ना। तो वो आपको चूँकि ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो आपका ये सिलेबस फोल्डिंग का काम चल रहा है। सुनिए, सागरीय, यहाँ पर इसी में विशेषता आती है किसकी, सागरीय लवणता की। अब समस्या है ये सागरीय लवणता है क्या। तो सागरीय लवणता की बात की जाए कि सागरीय लवणता किसको कहते हैं, इसको सैलिनिटी बोलते हैं। यदि कोई कहे तो इसको क्या कहते हैं, इसको सैलिनिटी बोलते हैं। कि सैलिनिटी क्या होती, तो सागरीय लवणता, इंग्लिश में इसको सैलिनिटी कहा जाता है। अब हम ये सागरीय लवणता है क्या, सागरीय लवणता की यदि बात कहें तो कि सागरीय लवणता होती क्या है, तो हम सीधे अर्थों में तो यही समझते हैं और शायद आप लोग भी यही मानते हो कि सागर में नमक की मात्रा जितनी अधिक होगी उसको ही हम क्या कहते हैं, सागरीय लवणता कहते हैं। हाँ, अधिकतर हम इसको मान भी लेते हैं। क्यों, हम अकेले बात NaCl को ही सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो नमक है वह कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री में। जो आपका ध्यान करो गुजरात, वहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था और नमक तोड़ो कानून आंदोलन एक प्रारंभ किया था। तो आपका समुद्र के पानी से ही क्या तैयार किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, उसमें आके समुद्र का पानी भर जाता है और जब वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पानी सूख जाता तो उस नमक आपका क्या है, बच जाता है। चूँकि नमक वो गंदा होता है, उसको मशीनरी के माध्यम से साफ कर लिया जाता है, स्वच्छ कर लिया जाता है और वही नमक आपके पास पहुंचता है, आयोडीन वगैरह सब मिला करके। तो ये जो आपका है अधिकतर भाग क्या रहता है समुद्री पानी में, NaCl ही रहता है। 70% से लेके 70% समथिंग में हम अभी मान लेते हैं, हम एक्यूरेट वैल्यू आपको लिखा देंगे, समथिंग 70 से 71% ये सबसे अधिक मात्रा में NaCl की उपस्थिति ही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल NaCl की ही उपस्थिति होती है, विभिन्न प्रकार की, चाहे आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट, विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं वो भी क्या है इसमें आपस में घुले होते हैं। अब इनको हम लवण क्यों कह रहे हैं, केवल एक अकेला तो लवण है नहीं, ये Na+ है, ये Cl- है। ध्यान करो, जब आपका यहाँ से ये धातु जब भी कभी किसी HCl से क्रिया करती है तो इसके H+ को हटा करके स्वयं इससे क्या कर लेती है, संयोग कर लेती। जब भी कभी अम्ल या क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो वह भी किसको उत्पादित करते हैं, लवणों को उत्पादित करते हैं। तो ये जो NaCl है या MgCl है या आपका CaCO3 है, ये सारे के सारे किस अवस्था में पाए जाते हैं, लवण अवस्था में पाए जाते हैं। तो कहा गया है कि आखिर सागरीय लवणता किसको कहेंगे, सागर में घुले हुए लवणों की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, सागरीय लवणता कहा जाता है।
यहाँ पर जो सागरीय लवणता की बात कहें तो कैसे ज्ञात करेंगे कि हम ये सागरीय लवणता निकाल लें, तो आपको सरल भाषा में समझना है। सागर के जल में घुली हुई जो लवणीय मात्रा होगी वही लवणीय मात्रा क्या कहलाएगी, वही आपकी लवणीय मात्रा सागरीय लवणता कहलाई, जिसको हम सैलिनिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जल में लवणीय मात्रा है, तो निकालने के लिए हम कैसे निकालें, क्या पूरे समुद्र का पानी लेंगे और उसके बाद उसकी लवणता निकालेंगे कि किस जल में कौन सा महासागर है जिस महासागर में अधिक लवणीय है, कौन सा महासागर है जो कम लवणीय है। तो पूरे महासागर का पानी तो आप ले नहीं लोगे, समझदार हो। जैसे कि चावल आप पकाते हो और चावल आप पहले एक लाइन समझ में आई कि नहीं ये बताओ कि सागरीय लवणता क्या है, जल में महासागर के जल में घुली हुई लवणीय मात्रा को ही क्या कहा जाता है, सैलिनिटी कहा जाता है या सागरीय लवणता कहा जाता है। ये सागरीय लवणता क्या होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के लवण इसमें घुले हुए होते हैं, चाहे वो NaCl हो, चाहे MgCl हो, चाहे CaCO3 हो, या कोई भी जो भी आपका विभिन्न प्रकार के लवण चूँकि पाए जाते हैं। हम अभी 7-8 लवणों के नाम आपको लिखा देंगे, ये अकेला NaCl ही उपस्थित नहीं होता है, कई प्रकार के लवण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो देखना है वो क्या देखना है आपको देखना है कि जो जल में सागरीय लवणता होगी तो ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा जो महासागर है वो अधिक लवणीय है, कहाँ पर जो है अधिक लवण की उपलब्धता होती है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, प्रति 1000 ग्राम, ध्यान करो, जैसे कि आप चावल खाना पकाते हो तो क्या चावल को देखते हो कि चावल पक गए हैं, तो एक एक चावल को निकाल करके देखते हो कि एक एक चावल चेक कर लें कि एक एक चावल पक गया है, नहीं। आप सब्जी बनाते हो, आलू की सब्जी बनाओ या किसी की सब्जी बनाओ, तो पूरा का पूरे आलू जो उसमें पड़े हुए हैं सब्जी में, तो उसको निकाल के चेक करोगे कि सारे आलू पक गए कि नहीं। उन पूरी सब्जी में से या पूरे चावलों में से कोई एक चावल का पीस निकाल के देखोगे कि एक चावल पक गया है तो बाकी चावल भी पक गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से पूरे समुद्र में से कुछ ग्राम जल बाहर निकाल लिया जाता और उसी ग्राम जल में मात्रा निकाली जाती है कि कितनी मात्रा इसमें लवण की है। उसी के आधार पर पूरे के पूरे समुद्र की लवणीयता का मान बता देते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि पूरी सागरीय लवणता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कितनी मात्रा ली जाएगी, ध्यान रखना, प्रति 1000 ग्राम, यानी कि प्रति 1000 ग्राम में प्रति 1000 ग्राम जल में कितनी लवणीय मात्रा जो घुली हुई है वही मात्रा क्या कहलाएगी, आपकी सागरीय लवणता कहलाएगी, जिसको हम सैलिनिटी कहेंगे। तो एक बात तो क्लियर रही कि प्रति 1000 ग्राम में प्रति 1000 ग्राम जल में जितनी भी लवण की मात्रा होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, सागरीय लवणता कहेंगे, या उसको ही हम क्या कहेंगे, सैलिनिटी कहेंगे। ये बात समझ में आई है कि नहीं। अब जरा समझना इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता। तो लवणता को प्रदर्शित, इस लवणता की यदि बात की जाए, इस लवणता को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, इस लवणता को प्रदर्शित करने के लिए ये साइन आपने देखा होगा कि परसेंटेज का है, लेकिन यदि इस साइन को लिख देते तो फिर इस परसेंटेज और इस सागरीय लवणता को प्रदर्शित करने के चिन्ह में अंतर क्या रह जाता। तो यहाँ पर लवणता को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये किसका साइन होता है, परसेंट में केवल एक आपका बिंदी होता है, लेकिन लवणता के साइन को ध्यान रखना, लवणता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो लवणता को इससे प्रदर्शित किया जाएगा कि कितना लवणीय जल है। तो प्रतिशत का निशान लगाएंगे, लेकिन एक 0 हम और एक्स्ट्रा लिख देंगे नीचे, तो ये किसका संकेत होगा, ये संकेत होगा आपकी सागरीय लवणता का। अब बात आती है कि ये तो हमने मान ली, 2 चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज समझना केवल, अब जब सागरीय लवणता है, हमें जल में, महासागर के जल में प्रति 1000 ग्राम में उस महासागर के जल में देखना है कि कितना लवणीय है यह जल। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई पैमाना चाहिए, कोई ना कोई मापक यंत्र चाहिए। आप मापोगे किससे, तो फिर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए लवणीय माप करने का जो लवणीयता की माप किसके द्वारा की जाती, तो एक डिवाइस आती है, उसके द्वारा इसकी माप की जाती है। इसी के नाम से, सैलिनिटी के नाम से, सैलिनोमीटर। यदि कोई कहे कि लवणीयता की जो मात्रा है, उस लवणीयता की मात्रा किसके माध्यम से ज्ञात की जाती, तो इसका जो लवणता मापी है, लवणता मापी जो लवणता को मापता है, ध्यान रखना, लवणता मापी, आपको याद रखना है कि जो लवणता मापी है
उस लवणता मापी के माध्यम से क्या किया जाता है, इस जल की लवणीय मात्रा को मापा जाता है। उसको पेपर में चूंकि लवणता मापी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, सैलिनोमीटर। तो आपको ये याद रखना है, ये सैलिनोमीटर आखिर क्या है। ये सैलिनोमीटर कुछ नहीं है, ये सैलिनोमीटर एक डिवाइस है जिसमें जल को रख दिया जाता है कि इतने ग्राम जल को रख देंगे तो वह जल बता देगा कि इसमें कितना लवण है और कौन कौन से लवण उपस्थित हैं। तो इसकी जो माप है वह किसके माध्यम से की जाती, एक यंत्र आती है, एक डिवाइस है सैलिनोमीटर। इस सैलिनोमीटर की बात की जाए तो इस सैलिनोमीटर को आप ऐसे ही याद रखोगे क्योंकि ये जल की लवणता मापने का एक यंत्र है, एक डिवाइस है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये लवणता का साइन है, ये सैलिनोमीटर के माध्यम से लवणता मापते हैं। जल में प्रति 1000 ग्राम जल में प्रति 1000 ग्राम जल में जो लवणीय मात्रा होगी उसको ही क्या कहेंगे हम, सैलिनिटी या महासागरीय लवणता कहेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, फिर सुनिए। यदि हम बात कहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट और समझना। एक लाइन पेपर में पूछी गई थी कि समलवण रेखा किसे कहते हैं। जरा समझना कि समलवण रेखा क्या है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। समलवण रेखा एक प्रश्न और पेपर में आ चुका है। ये समलवण रेखा, ये वही प्रश्न है सर जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और वही प्रश्नों का दोहराव एग्जाम में होता है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। यहाँ पर क्या देखा, समलवण रेखा, तो पेपर में आपके 2018 के पेपर में आया हुआ था कि बताइए कि समलवण रेखा क्या है, या वो यूँ कहते हैं, ये प्रश्न कैसे आया था, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उसको आप समलवण रेखा कहोगे। समान स्थानों जहाँ पर लवणता का मान क्या है, समान है, उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समलवण रेखा कहलाती है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका, याद रखना। समान लवणता वाले, क्या याद रखोगे, समान लवणता वाले स्थानों को, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। ये बात आपको समझ में आई होगी कि मान लिया प्रशांत महासागर का कोई उत्तरी ध्रुव है और आपका प्रशांत महासागर का कोई दक्षिणी ध्रुव है, या अटलांटिक महासागर का उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। एक लंबी लाइन सी है कि यहाँ पर देखा कि यहाँ पर प्रशांत महासागर के उत्तरी छोर पर भी इतनी ही लवणता है, प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर भी इतनी समानता है। तो वहाँ दोनों के दोनों समान स्थानों को रख करके एक यदि लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी तो वही लाइन क्या कहलाएगी, समलवण रेखा कहलाएगी। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा गया है जरा देखिए। जरा यहाँ पर अगला पॉइंट आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, 1884 ईस्वी की बात है। 1884 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए थे डिटमार। ये डिटमार कोई वैज्ञानिक नहीं, एक प्रकार के नाविक थे, नाव चलाते थे। तो एक डिटमार, ये डिटमार थे, ये विदेशी थे। ये कौन थे, ये वास्तव में तो एक नाविक थे, लेकिन इनके द्वारा ही किसकी बात की गई थी, लवणता मापने के जो तकनीक है उसके बारे में इन्होंने ही बताया था। तो आपको क्या याद रखना है, इनके ही नेतृत्व में, ये डिटमार थे, एक नाविक थे, इनके ही नेतृत्व में एक आपके चैलेंजर अन्वेषण अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान, चैलेंजर, ध्यान रखना, चैलेंजर अन्वेषण। ये चैलेंजर अन्वेषण अभियान किस लिए चलाया गया था, ये चैलेंजर अभियान अन्वेषण चलाया गया था कि समुद्र में इन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए, डिटमार जो आपके नाविक थे, इन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके अकेला नमक नहीं, विभिन्न प्रकार के लवण हैं जो आपके सागरीय जल में पाए जाते हैं। एक पूरा का पूरा दल हुआ, वो गठित हुआ, उस दल का जाके समुद्र में निकल गया, विभिन्न प्रकार के स्थानों का निरीक्षण किया, हर जगह की वहाँ पर पॉइंट लिया, कहीं पर NaCl की मात्रा देखे, कहीं पर किसी MgCl की मात्रा देखे, विभिन्न प्रकार के लवणों की मात्रा का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। उसके आधार पर इन्होंने, वैसे तो बहुत से लवण हैं, लेकिन 7 प्रमुख लवणों को बताया है जो आपके क्या हैं, महासागरीय जल में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उन 7 प्रमुख लवणीय जलों में यदि बात कहें कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा, तो हम तो कहेंगे आप केवल 4 याद रखो, क्या करना है ज़्यादा याद करके। पहला आता है NaCl, आप जानते हो उसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो यदि कोई कहे क्या जल में
सोडियम क्लोराइड जल के जो महासागर के जल में कौन सा लवण होता है, तो सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। बिल्कुल सर, सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। इसके बाद आता है MgCl2, तो क्या MgCl2 उपस्थित होता है? बिल्कुल, Mg मैग्नीशियम Cl2 क्लोराइड, तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड भी उपस्थित होता है। फिर यदि कोई कहे क्या मैग्नीशियम सल्फेट उपस्थित होता है? यस सर, ये मैग्नीशियम सल्फेट भी तो एक लवण है, ये मैग्नीशियम सल्फेट भी उपस्थित होता है। फिर यदि कोई इसी में कहे क्या CaSO4 आपका ये मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ये कैल्शियम, क्या कैल्शियम सल्फेट उपस्थित होता है? जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट भी उपस्थित होता है। यदि हम कहें इसी में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट भी उपस्थित होता है। यदि हम कहें इसी में और भी नाम है MgBr2, तो क्या ये उपस्थित होता है? बिल्कुल सर, ये भी उपस्थित होता है। यदि हम कहें इसी में नाम है K2SO4, तो ये आपका पोटेशियम सल्फेट है, तो ये भी उपस्थित होता है। ये सारे नाम हैं, इनको लिखने की ज़रूरत है नहीं सर। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आपका मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये आपका पोटेशियम सल्फेट है। बात समझ में आ गई है? इनके नाम याद नहीं करना, सहज हैं, आपको वैसे भी केमिस्ट्री में इतना आपको आता ही होगा कि ये नाम तो बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो। NaCl सोडियम क्लोराइड है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgSO4 आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, CaSO4 आपका कैल्शियम सल्फेट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, MgBr2 आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, K2SO4 यदि कोई कहे तो ये पोटेशियम सल्फेट है। ये 7 प्रमुख लवण किस में पाए गए? महासागरीय जल में पाए गए। ऐसा नहीं है कि केवल नहीं 7, लेकिन 7 प्रमुख लवण जो है वो आपके पाए गए, जिनमें आपको सर्वाधिक मात्रा में जो प्राप्ति हुई वो NaCl लवण की प्राप्ति हुई सोडियम क्लोराइड की। इसकी मात्रा कितनी पाई गई? तो इसकी मात्रा 70 से 80 के बीच में, हम इसको एवरेज लिख देते हैं 77.80%। क्या पाया गया? सोडियम क्लोराइड पाया गया। क्या पाया गया? 77.80 क्या पाया गया? सोडियम क्लोराइड पाया गया। फिर इसके बाद यदि कोई कहता है MgCl2, तो आपका MgCl2 की जो उपस्थिति थी वो 10.9%। ये इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अभी तो ये हम अब परसेंट लिखेंगे क्योंकि इतने प्रतिशत उपस्थित है, ठीक है ना। ये मत समझ लेना कि ये सैलिनिटी का साइन नहीं है, ये नहीं है, ये परसेंट है कि इतने प्रतिशत, 100% में इतने प्रतिशत। तो अब तो यहाँ प्रतिशत ही लगाना पड़ेगा, नहीं तुम यहाँ पर सैलिनिटी का साइन लगा लो। बात समझ गए ना, क्योंकि 100% कोई जल है तो उसमें इतने प्रतिशत आपका क्या पाया जाएगा? NaCl पाया जाएगा। 10%, 10.90% यानी कि लगभग 11% क्या पाया जाएगा? MgCl2 पाया जाएगा। MgSO4 की बात कहें तो 4.70% क्या पाया जाता है? MgSO4 पाया जाता है। बस केवल ये 3 के याद रखना है, और आपको ये भी एक भी याद नहीं रखना, याद रखना सागरीय जल में, महासागर में सर्वाधिक अधिक मात्रा में किसकी उपस्थिति होती है? NaCl की उपस्थिति होती है। बस केवल ये पॉइंट आपको याद रखना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं सर, ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, 1-2 पॉइंट और समझ लेते हैं। जरा देखना जरा, ये महासागर है, तो यहाँ तक तो ये लिख गया होगा, तो इसको साफ कर लेते हैं। आप देखिए, सुनिए, ये NaCl है, इसकी उपस्थिति किसमें है? सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति किसमें है? ये महासागरीय जल में। किसमें है? महासागरीय जल में है। किसमें है? महासागरीय जल में। और NaCl है तो नमक है भाई, NaCl क्या है? नमक है। तो जिसके कारण महासागर का जल क्या होता है? आप खुद जानते हो कि ये खारा होता है। अब महासागर का जल खारा होता है, कोई भी सागर पर पहुँचो, सभी सागरों का जल आपको खारा मिलेगा। लेकिन इसकी अपेक्षा जो नदियाँ होती हैं, नदियों का जल आपको खारा नहीं लगता। ऐसा क्यों? नदियों का जल भी तो खारा होना चाहिए। नदियों का जल क्यों खारा नहीं होता? रीज़न, जब नदियाँ, सबसे पहली चीज़ तो नदियाँ जो हैं वो आपके कहाँ से चलती हैं? हिम ग्लेशियर के पिघलने के कारण। और जब हिम ग्लेशियर आपके पिघलते हैं तो वहाँ से जो पानी है, उस नदी के पानी में भी लवण की मात्रा उपस्थित होती है, उसमें भी NaCl की मात्रा उपस्थित होती है। लेकिन महासागर के जल में अधिक
% पाए जाने के कारण यह महासागर का जल जो है वह खारा लगता है। जबकि जो नदियां हैं, इनका जो नदियां हैं, ये इनका जो पानी है वो खारा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से चलती हैं, देख लो आप, जब ऊपर से चलती हैं तो कई प्रकार के पत्थरों से टकराते हुए इनका जल आता है। और पत्थर जो है, जिसको आप क्या कहते हो, पत्थर क्या है? चूना पत्थर। और चूना पत्थर में उसमें किसकी उपस्थिति होती है पत्थरों में? कैल्शियम की। तो कैल्शियम के कण नदियों में, नदियों के पानी में सर्वाधिक अधिक मात्रा में कैल्शियम की उपस्थिति पाई जाती, जिसके कारण यह जल क्या लगता है? मीठा लगता है। जहां 77% कुछ 70% के आसपास 77% कुछ सोडियम क्लोराइड महासागरीय जल में उपस्थित होता है, तो नदियों में कैल्शियम की उपस्थिति होती है और कैल्शियम की मात्रा 60% होती है। वही प्रति 1000 ग्राम में, नदी के प्रति 1000 ग्राम जल में 60% मात्रा किसकी होगी? कैल्शियम की। जिस कारण से नदियों का जल जो है वह खारा नहीं होता, नदियों का जल क्या होता है? मीठा होता है। जबकि समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि उसमें NaCl की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, 77.80। ये बात समझ में आई होगी। यहाँ नदी के जल में यदि कोई कहे NaCl कितना होता है, 2% केवल NaCl पाया जाता है, जिसके कारण अधिक, अब 2% है तो कोई नहीं, इतना तो हम सब्जी में ही मिला के खा लेते हैं तो फर्क भी नहीं पड़ता, अच्छा स्वादिष्ट लगता है नदी का जल। बात समझ रहे होंगे? ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, जो आपके महासागर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक रहती है तो नदियों में किसकी मात्रा रहती है? नदियों के जल में कैल्शियम, जिसके कारण नदियों का जल मीठा होता है, महासागर का जल क्या होता है? खारा। अब बात की जाए, थोड़ा सा और समझते हैं कि जो सागर हैं उन सभी सागरों को यदि देखा जाए तो कहीं पर आप देखोगे कि जो आपकी सैलिनिटी है, तो पूछा जाता है महासागरों की औसत लवणता कितनी निकल के आई है। पूरे के पूरे जो महासागर हैं यदि उनकी लवणता का अध्ययन किया जाए, लवणता को चेक किया जाए, तो औसत लवणता लगभग आई है कि आपकी जो औसत लवणता होती है वो 33 से लेके 37 होती है। ये अब हम क्या कहेंगे? ये लवणता होती है, यानी सागरों की, और ये एक सागर नहीं, विभिन्न सागरों की औसत लवणता कितनी बताई गई है? तो विभिन्न सागरों की औसत लवणता। और यहाँ ध्यान रखना भैया, परसेंटेज नहीं है कि कितने प्रतिशत कौन होगा, तो हमने प्रतिशत नहीं, लवणता का साइन लगाया है। और यही आपकी जो लवणता है, ये लवणता का क्या है? संकेतक है। ये तो सागरों की लवणता है। यहाँ तक कि महासागर की लवणता यदि कोई पूछे तो महासागर की लवणता बढ़कर 35 बढ़ जाती, यानी कि ये 35 अंक है, परसेंट नहीं। महासागर की लवणता कितनी कहोगे? 35, ये लवणता का साइन है। सागरीय की औसत लवणता कितनी होती है? 33 से लेकर 37 के मध्य होती है। ये परसेंट नहीं है, अब याद रखना, ये लवणता का मान है कि इतना निकल के आया है उसकी लवणता का मान। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब जरा 2-3 पॉइंट हम और समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है, पेपर में कई बार ये आया है, याद रखना इस बात को। ये पेपर में कई बार आपका आया है, इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इस बात को। चलिए, अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर, यदि कोई कहे तो आपको 2 पॉइंट और समझने हैं यहाँ पर, और 2 पॉइंट आपको क्या समझने हैं वो देखिए। 2 पॉइंटों में आता है कि अब जब लवणीय है झील, लवणीय है आपका सागर, तो फिर ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो आपका अधिक लवणीय, यानी कि सर्वाधिक लवणता किस उसमें पाई जाती है। या हो सकता आपसे ये ना पूछ के ये पूछ लें कि कौन सा सागर अधिक लवणीय है, किस सागर में लवणता का मान अधिक है, कौन सा सागर है जो आपका जितनी अधिक लवणता होगी वो उतना ही अधिक खारा होगा। बात समझ में आ रही है? तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक खारे पानी की झील कहाँ है, सर्वाधिक खारा आपका कौन सा सागर है। तो ये बातें भी आपके पेपर में क्या है? पूछ ली जाती हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम सारे पॉइंट आपको क्लियर कराए दे रहे हैं। ज़रा समझना सर, इस महासागर की बात की जाए तो महासागर में इतनी बातें आपको अभी समझ में आ रही होंगी। तो 2-3 पॉइंट और लिख लेते हैं, ज़रा समझिए। सर्वाधिक लवणीय, ये सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो आपको याद रखना, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 क्रम से याद रखना है बस, कहाँ है और कौन सा है। पहला आता है आपकी बौन झील, पहली है आपकी बौन झील,
और दूसरे नंबर पर आता है आपका मृत सागर। दूसरे नंबर पर क्या आता है? मृत सागर। और तीसरे नंबर पर आता है आपका ग्रेट साल्ट। देखना जरा, यदि इसकी बात कहें बॉन झील, ये कहाँ है? ये बॉन झील आपकी तुर्की में है, ये मृत सागर जॉर्डन में है, और यदि हम कहें ग्रेट साल्ट के लेक, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। यदि कोई कहे इसकी सैलिनिटी की, कि इसकी सैलिनिटी कितनी है, तो बॉन झील की, जब तुर्की के बॉन झील की जब सैलिनिटी मापी गई तो इसकी और इसकी सैलिनिटी में लवणता में केवल 2 का अंतर आया, 2 अंक का, यानी 2 अंक का अंतर। ये आपकी 238 थी, यदि हम कहें तो ये आपकी 238 थी, जबकि यदि कहें तो ये आपकी बढ़ के कितनी थी? 240। यानी कि केवल अंतर कितने का था? आपका 2 का अंतर था। बॉन झील 240 और आपकी जो इसकी बात कहें तो मृत सागर जो था वो 238। यानी कि ये 240 कहें और ये 238, तो हाँ ये सही है 238। 1 मिनट, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं बॉन झील को, 238, ये 330 कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है, अब सही है सर, 2 का अंतर नहीं, इसमें काफ़ी अंतर है। यदि कोई कहे यहाँ पर तो ये आपका 220 है, ठीक है ना, ये आपका 220। तो जो बॉन झील है तुर्की की, वह सबसे अधिक जो है आपकी जो बॉन झील है वह झील, अभी तक आप शायद इसको पढ़ते होंगे मृत सागर को, तो इसको हटा लेना अपने दिमाग में से। इसकी जो सैलिनिटी मापी गई 238 मापी गई, जो जॉर्डन में है, जॉर्डन का मृत सागर है। ये जो बॉन झील है ये तुर्की की है, जिसकी सैलिनिटी कितनी है? 330 है। ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए की है, जिसकी सैलिनिटी का मान 220 है। तो आपको खुद दिख रहा है, यदि कोई पूछे भी कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन है, तो सर्वाधिक लवणीय झील के तौर पर आप उत्तर दे सकते हो कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन होगी? बॉन झील। आपको बॉन झील टिक करना है। हाँ, ऑप्शन में बॉन झील नहीं होती, ध्यान रखना। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है जिसमें ऑप्शन में बॉन झील नहीं रहेगी, तब आप क्या कहोगे? मृत सागर जो है वह आपका सबसे अधिक लवणीय लवणता वाला सागर है, ठीक है ना। तो जब बॉन झील ऑप्शन में ना हो तब किसको टिक करोगे आप? इसको टिक करोगे, मृत सागर को। बात समझ में आ रही है? अब जरा समझना एक पॉइंट और, ये तो सर्वाधिक लवणीय झील है। एक इसी में प्रश्न बनता है, शायद हम जिसको कहें मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में क्या आता है? पेपर में आता है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसको कहेंगे? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसको कहेंगे? तो याद रखना, ये तो आपने नाम कई बार पढ़ा होगा, कैस्पियन सागर। तो बड़ा यह है, लेकिन इसकी सैलिनिटी कम है, इसकी लवणता कम है, और इसकी लवणता 140 के पास पाई जाती। ये इसकी लवणता जो पाई जाती वो 140 पाई जाती। तो अब अंतर समझ में आया होगा। अंतर क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का जो स्थान है, यानी कि सबसे बड़ी मात्रा में विस्तार इसका अधिक है। इसका जो कैस्पियन सागर है इसका क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन जब इसके पानी को मापा गया तो प्रति 1000 किलोग्राम में इसकी लवणता का मान कम आया। तो सर्वाधिक लवणीय यदि कोई कहे तो बॉन झील, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कोई कहे तो कैस्पियन सागर। इसको याद रखना, दोनों में नहीं तो बहुत मिस कन्फ्यूज हो गए। एक विकल्प जहां दिया होगा वो कहेगा कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो आप कहोगे नहीं हम तो कैस्पियन सागर पढ़ के आए हैं। कैस्पियन सागर है तो लवणीय, लेकिन वो कैसा लवणीय है? विश्व का सबसे बड़ा, मतलब उसका स्थान बहुत अधिक है। जबकि लवणीय बॉन झील कम है आकार में, क्षेत्रफल में कम है, लेकिन इसके पानी की मात्रा क्या है लवणता की, वह अधिक है। बात क्लियर है? क्योंकि ये 330 है, ये 238 है, ये 220 है, ये 330, 238, 200, इसका केवल 140। क्लियर रहा ये पॉइंट? ठीक है, आगे चलो सब सुनिए, आगे सुनिए सब। कितना टाइम हुआ भैया? ठीक है, 5 मिनट और, मतलब 10 मिनट और, 40-45 हो जाए, टोक दिए। ठीक है, सुनो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट और पढ़ लेते हैं सर।
और फिर उसके बाद इसको समझ लेंगे। सुनिए कैसे। अगला पॉइंट आता है आपका इसी में, लवणता का वितरण। आखिर ये क्या है, सुनो जरा। लवणता का वितरण क्या है, सुनिए जरा। लवणता का वितरण, यदि कोई कहे पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाएगी, देखते चलना आप जरा। पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाएगी। इस लवणता के वितरण को पढ़ने से पहले सर, एक मिनट, इस लवणता के वितरण को पढ़ने से पहले एक पॉइंट और पढ़ते हैं, तब उसी का अपवाद है लवणता का वितरण, तब जाके हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसका जो पढ़ते हैं कि लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक। अब लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक कौन है, सुनिए। पहला कारक है आपका वाष्पीकरण। दूसरा कारण सुनिए, दूसरा कारण है आपका वर्षा। तीसरा कारण सुनिए, तीसरा कारण है नदी का जल। चौथा कारण सुनिए, चौथा कारण है महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय धाराएं। पांचवा कारण कहें प्रचलित पवनें। अब सबको हम एक लाइन में समझा देते हैं, सुनिए जरा। लवणता कहाँ अधिक होगी, समझना जरा। ये आपका सपोज दैट, मान लिया कि ये आपका क्या है, कोई समुद्र है, इसमें पानी ये भरा हुआ है, ठीक है। ये पृथ्वी है, मान लिया ये पृथ्वी है, ये भरी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये पानी भरा है, और पृथ्वी के ऊपर पानी ये भरा है किसी महासागर में। अब वाष्पीकरण की घटना कब, वैसे तो आपका जो पानी है खारा होगा, कहाँ खारा होगा, कहाँ खारा नहीं होगा। अब एक ही आप देखो, हिंद महासागर में जाओ तो कहीं आपको अधिक खारा मिलेगा पानी, कहीं कम खारा मिलेगा। इस सागर एक ही है, लेकिन स्थान स्थान पर आपकी लवणता का मान बदल जाएगा। अटलांटिक महासागर में जाओ, उत्तरी में, उत्तर दिशा में जाओ अटलांटिक महासागर की, तो हो सकता आपको कम खारा मिले, हो सकता अधिक खारा मिले। आप उत्तर दिशा के बाद आए नीचे की ओर, थोड़ा कम खारा मिले। दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगे तो पुनः खारे पानी की मात्रा बढ़ गई। तो ये कैसे निर्भर करता है, सुनिए। हमने मान ली कि ये रही हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी की ये रही क्या, 0 डिग्री रेखा, जिसको आप क्या कहते हो, भूमध्य रेखा। क्या कहते हो, भूमध्य रेखा कहते हो। और ये यदि भूमध्य रेखा हुई तो समझना जरा, जैसे जैसे यहाँ सूर्य की गर्मी अधिक पड़ेगी, और सूर्य की गर्मी यदि इस भूमध्य रेखा पर अधिक पड़ेगी, तो इस भूमध्य रेखा पर जो पानी होगा, जो पानी का जलाशय होगा, वहाँ पर वाष्पीकरण का मान अधिक होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। यदि टेम्परेचर का मान, सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी, तो निश्चित सी बात है कि इसका जो वाष्पीकरण का मान है वो अधिक होगा। क्यों, जब ताप अधिक है तो वाष्पीकरण अधिक होगा। क्यों, सूर्य का तेज ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पर धूप होगी वहाँ वहाँ पानी का वाष्पीकरण होगा। पानी उड़ गया, बचा क्या, केवल नमक यानी लवण। तो लवणता, देखो पानी उड़ गया, समझना। इसमें विभिन्न प्रकार के लवण घुले हुए थे, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लवण घुले हुए थे, लेकिन इन लवणों से पानी जो था आपका, वो पानी कहाँ गया, बाहर निकल गया। और पानी बाहर निकल गया तो थोड़ा सा पानी, ये पूरा पानी, थोड़ा सा पानी वाष्पीकृत हो गया, तो लवण की मात्रा अब पानी की अपेक्षा बढ़ गई कि नहीं। तो जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर का मान बढ़ेगा, ताप का मान बढ़ने पर, ध्यान रखना, वाष्पीकरण का मान बढ़ने पर, वाष्पीकरण की प्रक्रिया यदि अधिक होगी तो आपके टेम्परेचर का मान अधिक होगा, और टेम्परेचर का मान अधिक होगा तो लवणता का मान भी अधिक होगा। बात समझ में आए कि नहीं, कि वैसे तो लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं, वाष्पीकरण जितना अधिक होगा, जितना अधिक वाष्पीकरण होगा, वहाँ का जल क्या होगा, वहाँ की जल की लवणता क्या होगी, सर्फ से अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, रीजन हमने आपको दिया है कि वाष्पीकरण का मान बढ़ने से उस जगह पे जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाएगा। तो पानी तो रहा नहीं, तो रहा कौन उसमें, केवल आपका नमक रहा, तो नमक की मात्रा बढ़ गई, तो लवणता क्या हो गई, अधिक। एक गिलास में आप एक गिलास में आप 2 या 3 चम्मच नमक घोल कर रख दो, या रख दो, उसको धूप में रख दो शाम तक के लिए, आप पता चलागा कि धूप में जो पानी है वो उड़ गया, नमक बचा, तो उस पानी में नमक की मात्रा अधिक हुई कि नहीं। तो वाष्पीकरण हुआ ना पानी का, और पानी का वाष्पीकरण हुआ, तो पानी का वाष्पीकरण क्या हुआ, क्योंकि ऊपर से तेज धूप है, ताप अधिक है, ताप अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता का मान अधिक होगा। अब समझना,
भूमध्य रेखा वाले स्थानों पर, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। ध्यान करो, यहाँ हम आपको ऊपर चलते हैं तो आपको मिलती है कर्क रेखा, फिर नीचे जाओ तो यहाँ मिलती है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी जाओ तो आपको कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे जाओ तो आपको मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री जाओ तो आपको अंटार्कटिक और आर्कटिक, ये रेखाएं क्या हैं आपकी उत्तर और दक्षिण में मिलती हैं। अब यदि हम कहें तो समझना कि यहाँ पर जो ये इक्वेटर वाली लाइन है, जो भूमध्य रेखा वाली लाइन है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो सर्वाधिक लवणता फिर कहाँ होगी? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अधिक लवणता होगी। तो प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए पृथ्वी के किस स्थान पर लवणता का मान अधिक होगा, तो आप क्या कहोगे? भूमध्य रेखा, और आप 0 अंक पा जाओगे क्योंकि भूमध्य रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका रीजन हम बताते हैं। यदि भूमध्य रेखा पर लवणता का मान अधिक है, यदि वाष्पीकरण की प्रक्रिया का मान अधिक है, वाष्पीकरण अधिक हो रही है, टेम्परेचर का मान अधिक बढ़ रहा है, तो जितना अधिक वाष्पीकरण होगा वो पानी जाएगा कहाँ? ऊपर, और ऊपर जाके क्या बनेंगे? बादल, और बादल बनेंगे तो बरसेंगे तो जमीन पर। तो जितना वाष्पीकरण होता है उससे अधिक मात्रा में पानी क्या है? भूमध्य रेखा पर गिरता है। तो दूसरा कारक, जितनी वर्षा अधिक होगी लवणता का मान उतना क्या होगा? कम होगा। बात समझ गए? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। वाष्पीकरण अधिक होगा, लवणता का मान बढ़ेगा। वर्षा अधिक होगी तो लवणता का मान घटेगा। क्यों? जो पानी ऊपर वाष्पीकृत होके गया था वही पानी लौट के नीचे वापस समुद्र में मिलेगा, और वापस समुद्र में मिलेगा तो लवणता का मान क्या हो जाएगा? कम। तो भूमध्य रेखा पर लवणता का मान अधिक नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? भूमध्य रेखा पर लवणता का मान अधिक नहीं होता है। लवणता का मान कहाँ अधिक होता है? भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा से, प्रश्न में क्या टिक करना है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर लवणता का मान बढ़ता है और फिर धीरे धीरे क्या करने लगता है? घटने लगता है। बात क्लियर है कि नहीं? दोनों कारक समझ में आए कि नहीं? वाष्पीकरण जब होगा ताप अधिक होगा तभी तो वाष्पीकरण होगा, तभी लवणता का मान बढ़ेगा। लेकिन तो फिर हमने प्रश्न निकाला क्या? भूमध्य रेखा पर लवणता का मान अधिक होगा, तो जवाब है नहीं, भूमध्य रेखा पर लवणता का मान अधिक नहीं होगा। भूमध्य रेखा पर यदि वाष्पीकरण हो रहा है तो बादल बनेंगे तो बाद में बरसेंगे भी, तो आपका जो वर्षा अधिक होगी तो लवणता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको एक पॉइंट चाहे तो बना के लिख लेना, और क्या पॉइंट बना के लिखोगे? तो यहाँ पर याद रखना कि जो आपकी जो आपका एक पॉइंट लिखना है कि भूमध्य रेखा से आप, या यहीं लिख लो, भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर गए, तो ध्रुवों की ओर जैसे ही जाते हो तो ध्रुवों की ओर अभी यहाँ पहुंचे नहीं है, ध्रुव पे यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पहुंचे नहीं। इस भूमध्य रेखा पर सामान्यतः लवण का मान तो अधिक होता है इन ध्रुवों की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर वाष्पीकरण के साथ साथ वर्षा अधिक होती है, जिस कारण से भूमध्य रेखा से थोड़े ऊपर जाने पर 10 डिग्री और भूमध्य रेखा से नीचे जाने पर 10 डिग्री लवणता का मान घटता है। लवणता का मान क्या है आपका? बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो ये जो भूमध्य रेखा के आसपास जो कर्क और मकर रेखा वाला जो एरिया है, यहाँ पर इस पे सामान्यता तो लवणता का मान अधिक होता है, लेकिन टेम्परेचर अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होती, तो भूमध्य रेखा पर लवणता का मान कम हो जाता। लेकिन भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 10 डिग्री, नीचे की ओर 10 डिग्री जाएं तो 10 से 15 डिग्री तक तो लवणता का मान बढ़ता है, लेकिन उसके बाद लवणता का मान क्या है? ये घटने लगता है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपका जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर तो बर्फ ही जमी रहती है, तो वहाँ पर सागरीय पानी लवण कहाँ से बनेगा? तो वहाँ पर लवणता है नहीं। तो ध्रुवों पर जो है वो लवणता का मान क्या होता है? आपका कम होता है, जबकि आपका भूमध्य रेखा पर लवणता का मान क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन कहाँ अधिक होता वो हमने आपको बता दिया। आप पॉइंट क्या याद रखोगे कि भूमध्य रेखा पर जो लवणता का मान क्या होना चाहिए? अधिक। तो भूमध्य रेखा पर लवणता का मान अधिक नहीं होता, क्योंकि ऊपर जाने पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो भूमध्य रेखा पर आपका चूंकि यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, तो वर्षा भी अधिक होती, तो भूमध्य रेखा पर मान अधिक नहीं होता। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर नीचे जाने पर लवणता का मान बढ़ता है, और पुनः 10 डिग्री के बाद ध्रुवों की ओर जाने पर आपका मान घटने लगता है। तो लेकिन यदि डायरेक्ट प्रश्न ये पेपर में ना हो तो क्या टिक करोगे?
सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता का मान कम होता, सामान्यतः तो कम होता, लेकिन एक्यूरेट स्थिति क्या है वो हमने तुम्हें बता दी कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री तक जाओगे तो बढ़ेगा और फिर जाके क्या करने लगेगा, घटने लगेगा। जैसे जल का असामान्य प्रसार होता है, ठीक यही है कि पहले लगता है कि जल का जो आयतन है वो 0 से 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर जाके घटने लगता। आप समझदार हो, वही कंडीशन यहाँ लागू होती है। चलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला पॉइंट सुनिए, नदी का जल। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये यहीं से प्रश्न बनता है यदि बनेगा तो। ये नदी का जल, जहाँ जहाँ नदी का जल समुद्र में जाके मिलेगा तो नदी के जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, और जिस जल में, सागर के जल में यदि नदी का जल मिल रहा होगा, सागर के जल में यदि नदी का जल मिल रहा है, आप जहाँ नमक है, पानी का स्रोत है, वहाँ आप सादा पानी को मिला दो तो उसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी कि नहीं। उसी प्रकार नदी का जल, आपकी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र या यमुना जो भी नदियाँ हैं, जब अपने साथ ये कैल्शियम युक्त पानी लेके जाती हैं, ये महासागर में मिलती हैं, तो उस स्थान पर महासागर की सागरीय लवणता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नदी का जल भी क्या करता है, उसको लवणता को प्रभावित करता है। इसके बाद महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं भी लवणता के मान को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार से, जैसे एक जलधारा है वह आपकी उत्तरी विषुवत रेखा से कहाँ की ओर चल रही है, ऊपर की ओर चल रही है। तो एक विषुवत रेखा से ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव की तरफ गई, एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ गई। ये आपकी महासागरीय जलधाराएं हैं, जिसको हमने आपको अभी पढ़ा चुके। ये ऊपर की ओर गई जलधारा, नीचे की ओर गई तो अपने साथ जो गर्म पानी ले गई, उसमें जो भी आपकी जहाँ पर लवणता कम होगी, अब पानी जब वहाँ पर पहुँचा है, महासागरीय जलधारा पहुँची है, अपने साथ पानी जल को लेके पहुँची हैं, तो जहाँ पर जहाँ पर लवणता का मान अधिक होगा तो वहाँ पर लवणता का मान कम हो जाएगा, और कहीं पर कम होगा तो वहाँ पर लवणता का मान बढ़ जाएगा। तो ये समझाने वाला पॉइंट है। ये प्रचलित पवनों के कारण, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। पवनों के कारण भी आपकी जो महासागरीय, ध्यान करो, पछुआ पवनें हुई, पश्चिमी पवनें हुई, या विक्षोभ हुआ, या व्यापारिक पवनें हुई, इनके कारण भी पानी में क्या होती है, हलचल, लेकिन ये बहुत स्लो मोशन में होता है। इसके कारण भी जो पानी है वो इधर से उधर मूव करता है, उसके कारण भी सैलिनिटी क्या होती है, प्रभावित होती है। मान लो अंटार्कटिक या अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखा में आपकी सैलिनिटी का मान थोड़ा अधिक है, लेकिन महासागरीय जलधाराओं ने चलना प्रारंभ किया और ये पानी को कहाँ ले गई, उत्तरी ध्रुव की ओर ले गई या दक्षिण ध्रुव की ओर ले गई, जहाँ पर सैलिनिटी का मान कम है। तो यहाँ से जो सैलिनिटी है वो पहुँचेगी, वहाँ पर कुछ सैलिनिटी, कुछ लवणता का मान बढ़ा देगी। यहाँ पर जो ठंडा पानी ऊपर से आएगा वो विषुवत रेखा वाले स्थान पर सैलिनिटी को कम कर देगा। बात समझ में आई है। तो ये तो केवल छोटे पॉइंट हैं जिनको आपको हमें समझाना था। अब बताओ भैया, अब कितना टाइम बचा? 45 मिनट हो गए, बस तो इसको यहीं रोक दें। 1 मिनट रुकना बस जरा। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और लिख लें बस। देखना जरा, महासागरों की लवणता में अंतर पाया जाता, तो थोड़ा हम बता देते हैं कि कौन सी महासागरों की लवणता सबसे अधिक होती है और किसकी कम होती है और किसकी सबसे कम। तो ये एक पॉइंट बना के लिख लेना, आप समझना जरा। पहला पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट और यहाँ तीसरा पॉइंट। पहला लिखना, सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर मतलब महासागर। तो वैसे सामान्यतः औसत लवणता क्या है, तो पहले औसत लवणता यहाँ लिख लेते हैं। हमने आपको बताई भी है कि औसत जो लवणता है वह कितनी बताई गई है, औसत लवणता बताई गई है आपकी लगभग 35, ठीक है। अब यदि किसी महासागर की जो लवणता है, यदि वह सामान्य से अधिक मतलब 35 सैलिनिटी से यदि मान अधिक हो जाता है वहाँ के जल का, तो वो सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर कहलाएंगे। ऐसे सागर कौन कौन से होते हैं, तो नाम लिखना लाल सागर, नाम लिखना भूमध्य सागर, बस काफ़ी हैं 2 नाम, लाल सागर और भूमध्य सागर। यदि कोई कहे फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद फिर लिखते हैं सामान्य से अधिक लवणता वाले, तो दूसरा आता है सामान्य लवणता वाले। देखो, सामान्य से अधिक, सामान्य और सामान्य से कम, सामान्य लवणता वाले।
सामान्य लवणता वाले सागर कौन कौन से हैं? इनकी जो सैलिनिटी होती है वो लगभग आपकी 37 के समथिंग पाई जाती है। हम यूं कहेंगे 37 के समथिंग, लेकिन 37 से लेके कहाँ तक चली जाती? 41 तक चली जाती। परसेंट नहीं समझना है, ये सैलिनिटी का मान है सर, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से शो करेंगे, इस प्रकार से 00 से। सामान्य लवणता वाले सागर कौन है? इनकी लवणता लगभग जो होती है वह 35 ही होती है। और इसमें कौन कौन से सागर आते हैं? तो लिख लीजिए, कैरिबियाई सागर, मेक्सिको की खाड़ी, कैरिबियाई सागर, और दूसरा मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है। यदि कोई कहे हाँ इसमें एक दो नाम और आप चाहो तो लिख सकते हो, चीन का जो चीन सागर, जो दक्षिणी चीन सागर कहें तो ये भी क्या है? इसी का पार्ट है, तो चीन सागर भी हो गया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, सामान्यता से कम, सामान्य से कम लवणता वाले, सामान्य से कम लवणता वाले जो सागर हैं, उन सामान्य से कम लवणता वाले सागर की यदि बात कहें तो इनकी लवणता 31 होती है। कितनी होती है? 31। और क्यों? क्योंकि ये 35 से कम होगा, ये 35 से अधिक, तो सामान्य से अधिक लवणता। इनमें यदि कोई कहे तो आपका आर्कटिक हुआ, अंटार्कटिक हुआ, ठीक है। बस इसमें दो सागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक, जिनकी लवणता, तो आप फिर भी समझ सकते, ध्रुवों की ओर जाओगे अंटार्कटिक आर्कटिक तो वहाँ लवणता का मान कम होगा। जो आपकी लवणता होगी लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, ये विषुवत रेखा के आसपास वाले एरिया हैं, यहाँ पर लवणता का मान अधिक होता है। ये आपके सामान्य लवणता वाले सागर हैं, कैरिबियाई सागर, चीन सागर, ये विषुवत रेखा से थोड़ा दूर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो लवणता का मान विषुवत रेखा से यहाँ तक जाने पर सामान्यता क्या होता है? सामान्यता जब बात समझें तो घटता है, नहीं वैसे यदि कहें तो एक्यूरेट 0 से 10 तक पहले घटेगा, पहले बढ़ेगा और पुनः घटने लगेगा। क्लियर है सर? ठीक है, बस आज यहीं तक, इसके आगे कल।